गुड इवनिंग एवरीवन। सो टेस्ट सीरीज 2 जो है उसका पेपर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, उसका फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी पेपर मैंने आपका लिया था वो मैं पूरा डिटेल में अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में एक एक एमसीक्यू को समझाऊंगा। जहां पे भी आपको लगे आपको समझ में नहीं आया आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आपके लॉ के पेपर के जितने भी दुख दर्द है सारे अपने दूर करते हैं आज। एमसीक्यू नंबर 1, कस्टम्स आर कंसीडर्ड एज द आंसर इज सोर्स ऑफ लॉ। ये जितने भी एमसीक्यू आप टेस्ट सीरीज में देख रहे हो ये मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज है। एज सच प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर कुछ आईएमपी नहीं होता, बट इनके पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल अपने बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कस्टम जो है वो इंडिया का जो सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, ठीक है, उसी के तहत अपना पूरा लीगल सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द क्वेश्चन इज विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको याद रखना है मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल से हम प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? द वर्ड इज अमेंडमेंट। कौन से आर्टिकल से हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं? तो याद रखना है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग, वेरिंग एंड रिपीलिंग एनी ऑफ इट्स प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन को बदलना है, चेंज करना है, तो आर्टिकल 368 जो है वो आपको इसकी परमिशन देता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। देखो कई बार क्या होता है ना, आप लोग एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है ना उसको पढ़ने में भूल कर देते हो, और सिमिलर वैरायटी का आपको लगता है अरे यार ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है, और वहां पे ही आप मार खा जाते हो। जैसे कई बार बीच में नॉट लिखा हुआ होता है तो वो आपका रह जाता है, और उसमें नो अर्जेंसी अर्जेंसी में आप गलत आंसर टिक करके आ जाते हो। और ये तो फाउंडेशन की एग्जाम है, ओएमआर में आपको लिखना है, एक बार आपने रॉन्ग जगह पे राउंडिंग कर दिया फिर आप उसको रिवॉक नहीं कर पाओगे। इसलिए एमसीक्यू को दो बार एक बार रीड कर लेने का कि पूछा क्या है इन्होंने। तो पूछा ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस करंटली कितने हैं? तो करंटली देर आर टोटल 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। द एसेंस ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन बी फाउंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन से आर्टिकल में आएगा? तो आर्टिकल 13 में। ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन इन सब के बारे में है। चलिए फिर है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है? ध्यान से पढ़ने का, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और तुरंत दिमाग में आना चाहिए, वॉइडेबल तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एग्राइड पार्टी के ऑप्शन पे कैंसल भी हो सकता है और कंटिन्यू भी हो सकता है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए? कैन बी एनफोर्स एट ऑप्शन ऑफ एग्राइड पार्टी, कैन बी एनफोर्स एट ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टी। नो, बोथ पार्टी के हिसाब से तो एनफोर्स हो नहीं सकता। कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट। नो, इसको एनफोर्स किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट्स प्रोहिबिट, कोर्ट्स ने इसको कैंसल रखा हुआ है, प्रोहिबिट रखा हुआ है। नो, ये भी नहीं है। सो द ऑप्शन इज इट कैन बी एनफोर्स एट ऑप्शन ऑफ एग्राइड पार्टी। मतलब जिस पार्टी को तकलीफ हुई है, जिस पार्टी को दुख हुआ है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है, और वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मतलब कैंसिल भी कर सकता है। चलिए फिर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यस, जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसीडरेशन हो गया, ठीक है, कैपेसिटी क्या होती है, वो सब इसके अंदर कवर्ड होते हैं। हाँ भाई, इसमें सब कुछ कवर्ड होते हैं। इट इज नॉट अ कंप्लीट कोड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यस, सब कुछ कवर नहीं किया गया है, कुछ चीजें ऐसी है जो जुडिशियल के ऊपर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से जजमेंट लेना होता है। ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट रिटर्न इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या ये सारे टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है? नहीं, लिखा है ना डज नॉट कवर, तो सही बात है, ये सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कवर नहीं करता। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो उनके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो तीनों की तीनों बातें जो लिखी वो सही है। सो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबोव। लिखा है एक्सप्रेस एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मे बी प्रूव्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। बोले एक्सप्रेस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो एग्रीमेंट के तहत दोनों पार्टियों में हो सकता है, लेकिन इम्प्लाइड ऑफर जो है
कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय, कैसे आप इंप्लाइड ऑफर को प्रूव करोगे? तो वेरी सिंपल आंसर, द कंडक्ट। ठीक है, द कंडक्ट। क्योंकि इंप्लाइड में होता क्या है, टू बी अंडरस्टूड, हम सोच लेते हैं, और जैसे कोई चीज होती है, ठीक है, वो वहां पे इंप्लाइड ऑफर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप रेलवे स्टेशन के बाहर आए, आप खड़े थे, कूली आया, आपका लगेज उठाया, चलने लगा, आप भी चलने लगे उसके पीछे पीछे, तो दिस इज कंडक्ट, अंडरस्टूड कि आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको नहीं जाना था उसके साथ तो आप कैंसिल कर देते, उसको ना बोल देते कि भाई मेरा लगेज मत उठा, लेकिन वो चला उसके पीछे पीछे, आप भी चले, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर जैसे आप चाय पीने बैठे, चाय की दुकान पे जाके आपने कुछ चाय वाले को बोला नहीं, उसने लाके गिलास रखी, आपने चाय पी ली, चाय पीने के बाद उसने बोला लाओ पैसे, आपने बोला किस बात के पैसे, मैंने तो चाय मंगाई नहीं थी। तो नहीं, आपने चाय नहीं मंगवाई, बट जब आपको चाय दी तो आपने ना भी कहाँ बोला, तो ये आपका कंडक्ट था, एंड विच इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर, जो है वो वही से प्रूव हो जाता है। एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग इन फ्रेंडली एनवायरमेंट आर विच एग्रीमेंट्स? तो याद रखना है आपको, दीज आर नोन एज डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स। ठीक है, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल, तीनों कैटेगरी में नहीं होते। बेसिकली हम उसको सोशल एग्रीमेंट्स कहा जाते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स है, जो लीगली बाइंडिंग करने के इंटेंशन से नहीं किए जाते हैं, उसको हम डोमेस्टिक अरेंजमेंट कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में। वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, सवाल किसके ऊपर है? ऑफर के रिवोकेशन पे। कहां पे डिस्क्राइब किए गए? तो याद रखना है सेक्शन 6 में डिस्क्राइब किया गया है ऑफर को कैसे रिवोक करना है। क्योंकि सेक्शन 5 बताता है टाइमलाइन फॉर रिवोकिंग अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। ठीक है, जबकि सेक्शन 6 जो है विच इज फोकस ऑन स्पेसिफिक वे ऑफ रिवोकेशन कैन अकर। सो दोनों रिलेटेड है 5 एंड 6, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना है 5 जो है वो टाइमलाइन है रिवोकिंग अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की। ठीक है, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, एंड जो 6 है दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, term of agreement must be certain, yes, must be capable of made certain, yes, and unambiguous and clear, yes। तीनों आंसर हमारे यस है, मतलब यहां पे हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबोव। सवाल क्या है कि एग्रीमेंट के टर्म्स क्या है? और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एग्रीमेंट जो होता है, वो वैलिड तभी होता है जब वो सर्टेन होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन होता है, मेड सर्टेन होता है, एंड एकदम क्लियर होता है, कंफ्यूजिंग नहीं होता है। ये तीन चीजें जब वहां पे होती है तभी वो एग्रीमेंट पूरा माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स भी होने चाहिए, बट इन्होंने जो जो तीन यहाँ पे दिए हैं वो सारी चीजें तो यहाँ पे भाई फुलफिल हो रही है। चलिए, ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ बी who has robbed A for rupees 10,000 to drop prosecution against him in consideration of B's returning rupees 8,000. Afterward, B refused to pay, A can get from, afterwards B refused to pay, A can get from B। देखो सवाल अगर आप समझो ना ध्यान से, तो क्या लिखा है? ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ बी, ए ने एक एग्रीमेंट किया बी के साथ, who has robbed A for rupees 10,000 and to drop prosecution against him। मतलब जो केस चल रहा था ना, वो केस वापस लेने के लिए, चोरी का जो केस था, लूट का जो केस था, बोले वो केस आप वापस ले लो, हम आपको 8,000 रुपए देंगे, पर आपको केस वापस लेना पड़ेगा। और वहां पे पैसे देने के, केस वापस ले लिया लेकिन बाद में पैसे देने के लिए उसने ना बोल दिया, तो क्या होगा, कितना आप रिकवर कर पाओगे? तो ध्यान रखना है, आप कुछ भी रिकवर नहीं कर पाओगे। क्यों? A can get nothing from B because the agreement is illegal and therefore void, meaning it is not enforceable in court of law. The agreement is based on a promise to not prosecute a criminal offense which is against public policy and makes the contract invalid। ठीक है, हाँ दे दिए तो बात अलग थी, लेकिन नहीं दिए तो अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में ये केस जो है वो एनफोर्स ही नहीं होगा, आपको एक भी रुपया मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, पी रेंडर सम सर्विस टू डी एट डीज डिजायर। आफ्टर अ मंथ डी प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट पी फॉर द सर्विस रेंडर टू हिम। देखो पहले पी ने कुछ सर्विसेज दी डी को, डी के कहने पे, और उसके कुछ महीनों के बाद डी ने बोला कि मैं तुझे कॉम्पेंसेट करूंगा।
ठीक है, जो भी सर्विसेज तुमने मुझे दी थी, पर वो सर्विसेज दे दी थी, उसके बाद उसने बोला कि वो कॉम्पेंसेट करेगा, पहले नहीं बोला था, सर्विस देने के बाद बोला था, तो दैट इज नोन एज पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, तो जो पहले हो गया था इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, पास्ट कंसिडरेशन। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट आपको याद हो तो जब मैंने आपको पढ़ाया था मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, वहां पे ये वर्ड आया था और ये फ्रॉड में लिखा हुआ है। एक्टिव कंसीलमेंट मीन्स डेलिबरेटली आप कुछ छुपा रहे हो विथ इंटेंट टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देने के लिए, विच इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। तो याद रखना है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो फ्रॉड कहलाता है। चलिए एक छोटा सा केस स्टडी क्वेश्चन। सोनिया कॉन्ट्रैक्ट विथ अंशुल टू बाय अ नेकलेस बिलीविंग इट इज अ मेड ऑफ पर्ल्स, वेयर एज इन फैक्ट इट इज मेड ऑफ इमिटेशन पर्ल्स एंड इज ऑफ नो वैल्यू। Anshul knows that Sonia is mistaken and takes no step to correct the error. Now Sonia wants to cancel the contract on the basis of fraud. Which of the following statement is correct? देखो यहाँ पे तो कैसा होता है ना, कैवेट एम्प्टर वाला रूल आ जाता है। हर बार सेलर आपको सब कुछ बताए ऐसा जरूरी नहीं होता है, आपको भी अपनी खुली आंखों से अपना दिमाग दौड़ा के आपको वो चीज खरीदनी चाहिए। सो हियर सोनिया कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते कैवेट एम्प्टर की तरह। When a person incurred expense of rupees 5,000 for the necessary supplied to the minor, he can recover the said amount from। देखो हमने पढ़ा था माइनर के अंदर कि भाई नेसेसरी के लिए अगर कोई भी खर्चा हुआ है तो वो माइनर को पे करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करेगा, अपनी प्रॉपर्टी से पे कर सकता है। अच्छा उसके पास पैसे भी नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो पे नहीं करेगा। बट कंडीशन क्या है, किस चीज के पैसों की बात चल रही है, नेसेसिटी की बात चल रही है। और जब जब नेसेसिटी की बात आती है माइनर से आप पैसा रिकवर कर सकते हो, बट किस में से करोगे, प्रॉपर्टी ऑफ माइनर से। चलो नेसेसिटी क्या है, तो यहाँ पे डिफाइन किया है, बेसिक नीड लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन, रोटी, कपड़ा, मकान और विद्या। ठीक है, ये मैंडेटरी पार्ट के अंदर आता है, नेसेसिटी पार्ट के अंदर आता है। और अगर ऐसी कोई सर्विसेज अगर आपने माइनर को दी है, कोई ऐसा गुड्स प्रोवाइड किया है, फूड प्रोवाइड किया है, तो आप वो पैसा माइनर की प्रॉपर्टी में से ले सकते हो। अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन वर्क, if a person who enjoy the benefit of any other person's work, the beneficiary must pay to the benefactor for the services rendered, provided the intention of benefactor was। मतलब क्या पूछ रहे हैं कि इफ अ पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट ऑफ एनी अदर्स कॉन्ट्रैक्ट, किसी और पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट और काम से किसी पर्सन को फायदा होता है, तो जिसको फायदा हो रहा है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। क्या कहता है नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, इफ अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंटिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली and the other person enjoy the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect or to restore and the things so done or delivered। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 70 कहता है कि इफ अ पर्सन लॉफुल डन एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, लीगल तरीके से वो किसी और के लिए कुछ करता है, कुछ डिलीवर करता है, नॉट इंटेंटिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूसली, ठीक है, मतलब वो फ्री फोकट वाला नहीं होना चाहिए, समाज सेवा वाला नहीं होना चाहिए, एंड अदर पर्सन को उसका बेनिफिट मिलता है, तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर ग्रेटिट्यूसली आपने काम किया है तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ग्रेटिट्यूसली का मतलब आपने अपनी मर्जी से बोला कि ठीक है लाइए मैं आपका ये काम करके दे देता हूं, फिर बाद में आप पेमेंट की डिमांड नहीं कर सकते, तो इट इज नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ईच पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। ईच पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन आफ्टर द पार्टीज हैव मेड ड्यू परफॉर्मेंसेस। दोनों को अपने ऑब्लिगेशन पूरे करने होते हैं, एंड दोनों ने जब अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, ठीक है, इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। जैसे मैंने आपको पेन दिया और आपने मुझे 30 रुपीज दिए, मैंने पेन दे दी, आपने मुझे 30 रुपए भी दे दिए, तो दोनों की जो प्रॉमिस थे वो फुलफिल हो गए, दोनों के जो प्रॉमिस थे वो ऑब्लिगेशन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं।
और इस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है उसको कहते हैं बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, सॉरी इसके अंदर ऐसा आएगा, हाँ, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट। 3 कौन कौन से? प्रिंसिपल डेटर हु ओज द मनी एंड ऑब्लिग टू फुलफिल द प्रॉमिस, दूसरा क्रेडिटर द पार्टी हु ओव द मनी, एंड तीसरा श्योरिटी जो देता है गारंटी कि अगर कोई डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, तो वो पेमेंट करेगा। तो 3 लोग होंगे, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। A, B, C jointly promised to pay D rupees 3,000. D में compel, ABC ने मिलके बोला है कि हम D को 3,000 रुपए देंगे। D में compel ABC jointly to pay him 3,000, A और B और C to pay him 3,000, A to him 3,000, A, B, C jointly and separately to pay 3,000। देखो अभी ये जो 4 ऑप्शन दिए ना, इसमें लास्ट वाला जिसमें सब कुछ कवर होता है, ए अलग से भी दे सकता है, बी अलग से भी दे सकता है, सी अलग से भी दे सकता है, तीनों मिलके भी दे सकते हैं, तीनों में से कोई 2 लोग भी मिलके भी दे सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस वैलिड है, बट द मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल, कहां एप्लीकेबल नहीं है? व्हेन द गुड्स आर ऑफ मास कंजम्पशन, नो, ऐसा तो कोई पॉइंट था नहीं। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, नो, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं, वहां पे भी कैविएट एम्प्टर एप्लीकेबल है। व्हेन द सेलर इज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड नोन पर्सन, नो। व्हेन द बायर हैज रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, बायर जब कंप्लीटली सेलर पे डिपेंड हो जाता है कि भैया आप अपने हिसाब से बढ़िया वाला गुड्स दिखाइए, हमें आपकी स्किल आपकी जजमेंट पे पूरा भरोसा है, तो उस टाइम पे सेलर को अपनी स्किल एंड जजमेंट से उसको बेस्ट प्रोडक्ट देना होगा, क्योंकि बायर ने आपकी स्किल पे रिलाई किया है। इन दैट सिनारियो कैविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल, और प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो सेलर को वापस लेना पड़ेगा। द टर्म गुड्स इन द सेल ऑफ गुड्स मीन्स, आपको पूरी डेफिनेशन गुड्स की याद ही होगी, मूवेबल गुड्स अदर देन मनी एंड ऑक्शनेबल क्लेम। चलिए फिर अगला है, विच ऑफ दीज इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, तो याद रखना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब आएगा यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल ऑफ लेडिंग से जो टाइटल है ना वो ट्रांसफर हो सकता है। 2 तरीके की हमने चीजें देखी थी, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखो सिंपली क्या लिखा है, in ordinary course of business is treated as an evidencing that a person in possession of it is entitled to receive and dispose of the document and the goods it covers। जैसे मैंने मेरे एजेंट को बिल ऑफ लेडिंग दे दिया और मैंने उसको बोला जा वो गुड्स जो है वो तू लेके आ जा, तो कस्टम अथॉरिटी है जहां पे भी ये माल आने वाला है वो मेरे एजेंट को ना बोलेंगे कि बोले जाओ अपने बॉस को लेके आओ। एजेंट क्या दिखाएगा? बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो माल आप उस एजेंट के नाम पे दोगे, ठीक है, तो दैट इज बिल ऑफ लेडिंग विच इज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। और डॉक्यूमेंट शोइंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे घर के कागजात थे, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट था, उसमें मैंने नाम लिखवा दिया, तो उसमें नाम लिखवाने से शेयर सर्टिफिकेट पे वो आपका घर नहीं हो जाता, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स नहीं है, डॉक्यूमेंट शोइंग गुड्स है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स है, ठीक है, वहां पे आप सिर्फ दिखा रहे हो, टाइटल ट्रांसफर हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन, एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल कब हो जाता है? एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट। तो चलिए पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन लेटर। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है कि भाई हम आने वाले टाइम में आपको माल देंगे, उसके लिए हम एग्रीमेंट करते हैं कुछ कंडीशन के साथ। व्हेन दीज स्पेसिफाइड कंडीशन मेट, और वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है और वो टाइम खत्म हो जाता है, तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। मतलब जो हमने एग्रीमेंट टू सेल में टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, जो टाइम पीरियड मेंशन किया था, जैसे कि 2 महीने में मैं आपको कैलकुलेटर बना के दूंगा कंडीशंस के हिसाब से, जो जो डिस्क्रिप्शन वगैरह था वैसा, अब कैलकुलेटर बन गया है, ट्रांसफर हो गया है विथ इन 2 मंथ के अंदर अंदर, तो यही एग्रीमेंट टू सेल किस में कन्वर्ट हो गया? सेल के अंदर। या फिर 2 महीने खत्म हो गए जो टाइम पीरियड हमने मेंशन किया था, तब भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल में कंप्लीट हो जाएगा,
कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। सो द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन एंड देन ओनली एग्रीमेंट टू सेल जो है वो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। चलिए 25, इन केस ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी, आप समुद्र के रास्ते से माल भेज रहे हो, वेयर द सेलर हैज डिलीवर्ड द गुड्स टू द बायर एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज व्हाट। तो देखो अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जैसे ए ऑफ अहमदाबाद जो है उसने एल ऑफ लंदन को माल देना है, और ए ऑफ अहमदाबाद ने सारी फॉर्मेलिटी की, पोर्ट के ऊपर जितना भी कामकाज करना था वो सब किया, एल लंदन वाले के पोर्ट तक सारा माल पहुंचाया, सब जवाबदारी किसकी, सेलर की, तो उसको कहा जाता है एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एफओबी में क्या होता है, सिर्फ इंडियन पोर्ट तक हम माल देते हैं। ठीक है, फिर ये सीएलआई नहीं है, सीआईएफ होता है। सीआईएफ के अंदर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट की जवाबदारी सेलर की होती है, और एक्स शिप के अंदर जब तक माल सामने वाले के पोर्ट तक नहीं पहुंच जाता सही सलामत, तब तक सारी जवाबदारी किसकी रहती है, सेलर की रहती है, उसे हम कहते हैं एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशंस आर स्टिपुलेशन। A condition in a contract is a stipulation that is crucial to the main purpose of the agreement, and if condition is breached, the other party can usually terminate the contract. जो कंडीशन रखी गई है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है, और वो कंडीशंस अगर ब्रीच हो जाती है, वायोलेट हो जाती है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। हाँ, अगर वो मेन पर्पस ना होना तो बात अलग है, लेकिन लिखा है ना दैट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कंडीशन है वो मेन है, उस कंडीशन के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सो द आंसर इज ए, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉलेट्रियल तो हो ही नहीं सकता ना, कॉलेट्रियल तो वारंटी में होता है अपने। चलिए, इन ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगेन कंडीशन वाला क्वेश्चन है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द बायर कैन, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, दैट मींस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स। वो आपके ऊपर है, आप चाहो, अगर आपको लग रहा है मेन जो स्टिपुलेशन था उसके अंदर एसेंशियल था उस कॉन्ट्रैक्ट में वो ब्रीच हो चुका है, तो आप ना बोल सकते भाई मुझे गुड्स नहीं चाहिए, वापस ले जा आपने। ठीक है, चलिए, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बी एक्सरसाइज्ड बाय अनपेड सेलर। ठीक है, उनका जो राइट है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स को रास्ते में रोकने का, वो अनपेड सेलर कब एक्सरसाइज करेगा। तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अलाउज एन अनपेड सेलर टू रिक्लेम द गुड्स दैट आर करंटली बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द बायर, इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट दे कैन एक्सरसाइज दिस राइट। बायर बिकम इंसॉल्वेंट मतलब उसको पैसा नहीं मिला और बायर उड़ गया है, बायर के पास अब पैसा देने के लिए नहीं है। ठीक है, तब वो अपना ये राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स का पूरा पोजीशन ले लेगा, या फिर नोटिस देगा जो भी ट्रांसपोर्टेड होगा उसको, हु होल्ड्स द गुड्स, या तो उसके पास गुड्स होंगे या तो निकले नहीं होंगे, तो वो गुड्स अपने पास ही रखेगा। गुड्स निकल गए हैं तो ट्रांसपोर्ट वाले को फोन करके बोल देगा कि भाई ये गुड्स जो है आपको वापस लाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई है, अब हमें पैसा मिलने वाला नहीं है, तो आप कृपया करके वो गुड्स उसको डिलीवर ना करें। रिजर्व प्राइस इज ऑल्सो नोन एज, रिजर्व प्राइस का दूसरा नाम बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है, अपसेट प्राइस। ठीक है, ये अपने वो ऑक्शन वाले सेल के अंदर ये टॉपिक आता था, जिसमें हम ऑक्शन करते वक्त अलग अलग प्राइसिंग होती थी। तो रिजर्व प्राइस का दूसरा नाम क्या होगा, अपसेट प्राइस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही रहता है। ठीक है, चलो तो याद रखना है आपको, रिजर्व मतलब अपसेट। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ विथ होल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, उसका जो राइट है डिलीवरी ऑफ गुड्स को अपने पास रखने का, गुड्स को अपने पोजीशन में ले लेने का, वापस नहीं देने का, ऐसा कब करेगा वो अनपेड सेलर, he can withhold the delivery of goods even if ownership has transferred to the buyer, but they still have the right to retain the possession of the goods until payment is received. This is also known as lien, right of lien. देखो इसमें आंसर ये आता है, इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, इसका मतलब ये होता है कि ऑनरशिप जो है वो भले ही ट्रांसफर हो गई हो, आप गुड्स को स्टिल भी क्या कर सकते हो, अपने पोजीशन में ले सकते हो। ठीक है, which of the following is not a presumption in case of negotiable instrument? The presumption in case of negotiable instrument typically include consideration, date, signature, as the holder being a holder in due course, the order of endorsement and proper delivery. A phone number is not a legal requirement.
सही बात है, फोन नंबर कहाँ से लीगल रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, कंसिडरेशन, डेट एंड साइन जो है वो होना चाहिए। A corporation can be party to a negotiable instrument it authorized by its article of association। ठीक है, सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? नथिंग शैल बी डीम्ड टू empower a corporation to make, endorse or accept such instrument except in cases which under the law for the time being in force they are so empowered। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसको empower किया गया है, ठीक है, तो फिर जो है वो ऑथोराइज हो सकते हैं, ठीक है, पार्टी बन सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। ध्यान रखना है एओए के अंदर उसका ऑथोराइजेशन होना चाहिए। विच आर नॉट एन एसेंशियल टू द चेक, इसमें से कौन सी चीज जो है वो एसेंशियल नहीं है? द बैंकर इज लाइबल ओनली टू द ड्रॉवर इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन बैंकिंग लॉ एंड अ फीचर ऑफ चेक। अ होल्डर और पेई हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द बैंकर इफ अ चेक इज डिसऑनर्ड। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आप बैंक के ऊपर थोड़ी केस करोगे, जिस पार्टी ने आपको चेक दिया उस पे केस बनेगा ना, बैंक कहां से लाइबल हो सकता है? सो द आंसर इज सी, द बैंकर इज लाइबल ओनली टू द ड्रॉवर इज अ रॉन्ग पॉइंट, इज रॉन्ग एसेंशियल एलिमेंट। Dash is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer। तो सिंपल है, इसका आंसर हम सबको पता ही है, प्रोमिसरी नोट। ठीक है, क्योंकि ये वो रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ठीक है, मेकर जो होता है वो प्रॉमिस करता है टू पे अ स्पेसिफिक मनी टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन डिमांड ऑन और फिक्स फ्यूचर डेट। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके अंदर? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे, मेकिंग इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो प्रोमिसरी नोट इज द राइट आंसर। ये डेफिनेशन के टाइम पे ही हमने पढ़ा था। अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन, याद रखना है, डिमांड। ठीक है, डिमांड पे आप चेक जो है वो पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपको चेक लिख के दिए आप तुरंत बैंक में गए, बैंक आपको पे कर देगा, बट उसमें जो डेट मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंगली होगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट रिक्वायर, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग की जरूरत नहीं है। इट रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई टू बिकम वैलिड। आप बिल लिखते हो लेकिन सामने वाला उसको एक्सेप्ट ना करे तब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल नहीं बनेगा जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसमें कोई क्रॉसिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती है। कितने टाइप के क्रॉसिंग होते हैं? तो बेसिकली दो टाइप के क्रॉसिंग होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग। तो द आंसर इज 2। व्हाट कैन बी रिटन इन बिटवीन द लाइन ऑफ द क्रॉसिंग? नॉट नेगोशिएबल लिख सकते हैं, अकाउंट पे ही ओनली, खाली अकाउंट पे ही वर्ड लिख सकते हो, मतलब ऑल ऑफ दी अबोव। डबल क्रॉसिंग कैन बी डन बाय, डबल क्रॉसिंग कौन कर सकता है? कैन बी डन बाय बैंक। Specifically, the banker in whose favor a check has been specially crossed can cross it again in favor of another banker for the purpose of collection, and this is the only legitimate form of double crossing। तो आपको नाम याद रखना है, डबल क्रॉसिंग कौन कर सकता है? तो सिर्फ बैंक कर सकता है। द क्रॉसिंग इज मेड ऑन विच कॉर्नर ऑफ द चेक? तो टॉप साइड में लेफ्ट में, हम चेक बुक याद करो, चेक बुक में हम लेफ्ट साइड में लिखते थे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन अ ग्रुप डिस्कशन? किस चीज को हमको अवॉइड करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो होने चाहिए। गलत बातें, गलत स्टेटमेंट हमको ग्रुप डिस्कशन में नहीं करने चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज बिकम एसेंशियल ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, ग्रोइंग नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन सारी सिचुएशन में हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इनटू द ग्रुप ऑफ 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कर्टसी टुवर्ड्स रिसिपिएंट, याद रखना है, कर्टसी टुवर्ड्स रिसिपिएंट। What is the meaning of miscommunication? Using the wrong medium to communicate? No, medium wrong होने से कुछ नहीं होगा। Wrong language, हिंदी की जगह इंग्लिश, इंग्लिश की जगह तमिल। Disturbance in the channel of communication, channel of communication जो आपने नक्की किया है, मोड वगैरह जो नक्की किया आपने। The receiver not perceiving the intended meaning of the message, देखो इसका मतलब क्या होता है।
Miscommunication occurs when the receiver interpret a message in a way that differ from the sender is intended meaning, or when the message is not conveyed accurately due to some barrier in the communication process, that is known as common understanding. मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो एस्टेब्लिश करना रह गया है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा डी, द रिसीवर इज नॉट परसीविंग द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द मैसेज। जो मैसेज में लिखा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम मिसकम्युनिकेशन कहेंगे। हु इनिशियली डिटरमाइन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो याद रखना इनिशियली कौन नक्की करता है, द सेंडर, जो भेजने वाला है वही नक्की करेगा कि मोड क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, नॉट एन एडवांटेज पूछा। देखो यहाँ पे गलतियां करते हैं बच्चे, एडवांटेज याद रहता है उनको फिर। इट्स इकोनॉमिकल, ये तो एडवांटेज है। इट्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर इमीडिएट फीडबैक, इट हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज विद इन सुटेबल टोन, ये सब तो उसके एडवांटेज है। इट डिपेंड्स ऑन द लिसनिंग ऑफ द रिसीवर, नो इट इज नॉट डिपेंड ऑन द लिसनिंग ऑफ द रिसीवर, सो इट इज नॉट एन एडवांटेज। ठीक है, कि वो सिर्फ रिसीवर के लिसनिंग पे ही डिपेंड रहता है, तो ये बात सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पुअर लिसनिंग की वजह से कम्युनिकेशन का मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो वो डिसएडवांटेज होगा ओरल कम्युनिकेशन का, एडवांटेज नहीं हो सकता। विच इज मेड इन ऑर्डर टू वॉइस ग्रीवाइंस एंड सिक्योर रिलीफ। Representation is a formal statement or document made to an authority in order to express a grievance and secure a desired relief or remedy. This is the difference from the general business communication which has broader purpose. तो याद रखना representation जो है जिसके अंदर हम secure relief वाली voice रहते हैं। Which of the following statement is correct? इंक्वायरी लेटर जो है वो लेंथी विथ रिपीटेशन हो सकता है, ये बात जो इन्होंने की है ये गलत है। तो क्या लिखा है दूसरा ऑप्शन, तो लिखा है इंक्वायरी लेटर शुड बी कॉम्पैक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कर्टियस, सही बात है। अ प्रॉपर्टी ड्राफ्टेड इंक्वायरी लेटर कैन बी ओरिजिनेट बिग बिजनेस डील, सही बात है। एंड इंक्वायरी लेटर शुड बी ड्राफ्टेड क्लियरली, ये भी करेक्ट है, बट एन इंक्वायरी लेटर लेंथी एंड रिपीटेटिव होगा, ये इनकरेक्ट बात है। Which of the following pattern should conform to the writing strategy of a newsletter in an organization? Which of the following pattern should conform to the writing strategy of newsletter? So the news, the explanation, a positive clause and a contact number. ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। Choose the incorrect statement related to invoice. Invoice जो है it does not transfer the ownership, ये incorrect statement है इनका। क्या लिखा है, इनवॉइस एक फॉर्मल आइटमाइज्ड बिल इश्यूड बाय अ सेलर टू द बायर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इज अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। यही तो मेन डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस होता है जिससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हैपेंस अपॉन डिलीवरी और पेमेंट डिपेंडिंग ऑन द टर्म ऑफ द सेल, बट द इनवॉइस इटसेल्फ इज ओनली अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट एंड अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो इट डज नॉट ट्रांसफर ऑनरशिप, ये इनकरेक्ट है, ये ऑनरशिप भी ट्रांसफर करता है, बट बस आपको खाली देख लेना है कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो ये थे हमारे 50 एमसीक्यूज मॉडल पेपर 2 जो था उसका। आप ध्यान रखना, देखो कम्युनिकेशन में बहुत ही इजी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 10 एमसीक्यू उसके होने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो तो आपको अच्छे से अटेंड कर लेना है, उसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। फिर बाकी बचे 40 एमसीक्यू जो है ऊपर वाले वो आपके लॉ के होंगे, तो उसमें थोड़ा सा एक्टिवली, जैसे ही लॉ का पेपर हाथ में आता है क्वेश्चन को आप 2 बार रीड करो और उसके बाद उसका जवाब नक्की करो। ठीक है, इसमें उतावल करोगे तो चलेगा नहीं। ना ही पेपर नंबर 4 जो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाला है उसमें आपको क्वेश्चन 2 बार रीड करना पड़ेगा, तभी आपके पास एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।